जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं मोहित चौबीसा मेवाड़ राजस्थान से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिज़िक्स ठिकाना पे। मैं एक फ़िज़िक्स का फैकल्टी हूं और आप सभी लोगों को मैं आईआईटी और जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हूं। जो लोग अभी क्लास 11th में एंटर हुए हैं या फिर जो ड्रॉपर हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रह करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं, इसके बारे में पहले छोटी सी जानकारी प्रोवाइड कराता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस साल मैं पहले क्लास 11th के सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स को कवर अप करने वाला हूं और जो सीक्वेंस हमारे वीडियो लेक्चर्स का रहेगा, हर एक चैप्टर को किस तरीके से कवर करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हर एक चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे और हर थ्योरेटिकल सब टॉपिक के साथ हम एग्जाम्पल्स के साथ उनको समझेंगे। एग्जाम्पल्स में हम कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कंसिडर करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाए। पीवाईक्यूज के बिना हमारा कॉन्फिडेंस इतना नहीं इंक्रीज हो पाता। पीवाईक्यूज इंक्लूड करने के बाद हम सबसे पहले रिमेनिंग जितने भी पीवाईक्यूज होंगे उनको एक साथ कवर अप करने वाले हैं जब हमारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा। ओके अच्छा, इन पीवाईक्यूज में मैं नीट और जेईई दोनों के पीवाईक्यूज को कंसीडर करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नीट और जेईई के अंदर सिलेबस में इतना सा भी फर्क नहीं है, दोनों का सिलेबस सेम होता है। नीट के अंदर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम होता है और जेईई मेंस में ऑलमोस्ट सेम या थोड़ा सा ज़्यादा बोल सकते हैं, पर ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता। पिछले साल 2025 में नीट का पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का आ गया था, जो कि मेंस से भी काफ़ी ऊपर था। तो आप ये पर्सपेक्टिव बना करके ना चलें कि नीट का पेपर हमेशा कम लेवल का आता है फिजिक्स में, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करेगा एनटीए के ऊपर। तो मैं सभी नीट के बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एटलीस्ट जेईई के पीवाईक्यू सॉल्व करने ही चाहिए। तो मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में नीट और जेईई दोनों के पीवाईक्यूज इंक्लूड करूंगा, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर नीट एंड जेईई मेंस बोथ स्टूडेंट। इन सभी के बाद मैं एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि स्पेशली जेईई एडवांस वाले बच्चों के लिए है, और मैं वीडियो से पहले ही आपको चेतावनी दे दूंगा कि नीट वाले बच्चे इस लास्ट वाले वीडियो को ना देखें। जेईई मेंस वाले और जो एडवांस के स्टूडेंट हैं, एडवांस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वही लोग मेरे इस लास्ट वीडियो को देखें। इस लास्ट वाले वीडियो के अंदर मैंने अलग अलग किताबों से अच्छे अच्छे सवाल ढूंढ करके आपके लिए लेकर के आया हूं, और जेईई एडवांस के जितने भी पीवाईक्यूज रहेंगे उसे भी हम कवर अप करने वाले हैं इसी वीडियो लेक्चर के अंदर। आप लोगों को अलग से कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऑलरेडी किसी कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हैं या अगर आप किसी कोचिंग में नहीं हैं, तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ी देर बाद आपको गाइड करने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी किताब परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th में क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो जितने भी 10th पास स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि 10th क्लास तक की पढ़ाई थोड़ी सी कम रहती है, 11th क्लास में सडनली लेवल हाई हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, 11th और 12th क्लास की पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट होती है 10th क्लास के कंपैरिजन में। इसमें आपको एक अच्छे खासे टाइम ड्यूरेशन तक पढ़ना पड़ता है। हो सकता है कि अगर आप इनिशियली थोड़ा स्लो किसी चीज़ को ग्रैब करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, लाइक 14-15 आवर्स तक भी हमें अपना टाइम ड्यूरेशन लेकर के जाना पड़ सकता है दिन में पढ़ने का। और जो बच्चे थोड़ा सा जल्दी ग्रैब करते हैं तो उनके लिए कंपैरेटिवली कम टाइम में काम चल जाता है, पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप सभी लोग जितना हो सके अपना 100% दें, अच्छी से अच्छी रैंक लेकर के आए। ठीक है, अब हम क्या क्या 11th क्लास के अंदर टॉपिक या चैप्टर्स कवर अप करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर्स का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा अलग होता है, और हम यहाँ पर जब कंपटीशन की बात करते हैं
तो हमारा सीक्वेंस एक अलग तरीके से चलता है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें आगे बढ़ानी पड़ती है। तो सबसे पहले हम चलेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के साथ, क्योंकि नीट वाले जितने बच्चे हैं या जेई वाले भी कई बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स का बेसिक्स ही वीक होता है, इसलिए उनको फिजिक्स से डर लगने लग जाता है। हम सबसे पहले मैथ्स वाले पार्ट को ही कवर अप करने वाले हैं। 11th और 12th क्लास में मिला करके जितना भी मैथ्स का पार्ट आएगा जो हमारे लिए काम का रहेगा, हम इस बेसिक मैथ्स के अंदर कवर अप करने वाले हैं और यहीं से आज हम शुरुआत करेंगे। इसके बाद वेक्टर्स, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें हम एक पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, एक दिशा या दो दिशा में किस तरीके से पार्टिकल चलता है, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में किस तरीके से मोशन होता है। इसके बाद सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, सर्कल में किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट घूमता है। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर हम फोर्स किस तरीके से एक्ट करता है एक बॉडी के ऊपर, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वर्क, एनर्जी, पावर, ये सारे चैप्टर्स आपने 9th क्लास में थोड़े थोड़े पढ़े हुए हैं। 11th क्लास के अंदर हम इन सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद सर्कुलर डायनेमिक्स, यहाँ पर हमने सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे और फिर इसका डायनेमिक्स पार्ट पर मूव करेंगे। क्या होता है डायनेमिक्स पार्ट, क्या होता है काइनेमेटिक्स पार्ट, जैसे जैसे चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आप सभी लोगों को इसका मैं प्रॉपर नॉलेज बताता जाऊंगा। इसके बाद आएगा हमारा सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ये एनसीईआरटी के अंदर सेम चैप्टर में इंक्लूड होते हैं। इसके बाद आएगा हमारा ग्रेविटेशन, ये फर्स्ट बुक का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। एनसीईआरटी के अंदर टोटल 8 चैप्टर्स होते हैं, यहाँ पर एक यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर भी होता है सबसे पहला चैप्टर, पर हम इस यूनिट एंड डायमेंशन को सबसे लास्ट में कवर करेंगे। क्यों का रीज़न मैं आपको समय के साथ साथ बताता रहूँगा। इसके बाद सेकंड बुक का सबसे पहला चैप्टर होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, देन थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, टेम्परेचर के साथ रिलेशन किस तरीके से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्लस थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर आपको केमिस्ट्री के अंदर भी मिलेगा, पर फिजिक्स के अंदर केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स एक अलग तरीके से पढ़ी जाती है। और इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन भी बोला जाता है इसे, इसके बाद वेव, और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन जो एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं हम बेसिक मैथमेटिक्स के साथ। सबसे पहले हम इसी चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं। आप जब फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो आपके पास 2 कॉपीज़ होनी चाहिए। एक आपकी कॉपी रहेगी जिसमें आप लेक्चर्स पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे, समझने वाला पार्ट, और दूसरी जो आपकी कॉपी रहेगी वो आपकी होमवर्क कॉपी रहेगी, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिस है वो आप सेकंड वाली कॉपी के अंदर करेंगे। कहाँ से प्रैक्टिस करनी है मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगा, बने रहिए। सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। ये आपने 10th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। देखो हम बनाते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये x कोऑर्डिनेट रहता है, ये y कोऑर्डिनेट रेस्पेक्टिवली -x -y। अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर हमने कोई स्ट्रेट लाइन बना रखी है, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनाई जाती है और उसका मीनिंग क्या होता है यहाँ से हम समझते हैं। तो देखिए स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनेगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। देखिए सेम तरीके की इक्वेशन बनाई मैंने, y इज इक्वल टू m की जगह 5, x की जगह एज इट इज x और c की जगह 3। सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। कभी भी आपको कोई इक्वेशन किसी भी ग्राफ की दे रखी है, उसका मतलब होता है कि अगर आप x पे अलग अलग वैल्यूज को प्लेस करोगे तो y कोऑर्डिनेट भी आपको मिल जाएगा। जैसे अगर मैं इसी इक्वेशन की बात करूं,
अगर मैं इसी इक्वेशन की बात करूं तो x को 0 रखने पर y कितना आएगा, बताइए, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, y 3 के बराबर आ जाएगा। तो आप जब x को 0 रखेंगे तो y कितना आ गया, 3। एक पॉइंट और देख लेते हैं, अगर आप x को 1 रखते हो तो आपके पास y कितना आ जाएगा, 5 1 5 प्लस 3 8। यानी आपके पास दो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0,3, 0 x में नहीं चलना है, y में कितना 3 करीबन यहाँ पर होगा। एक और कोऑर्डिनेट कितना है 1,8, x में कितना चलना है 1 और y में कितना चलना है 8। यानी अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वही उसी की इक्वेशन ये y = 5x + 3 रिप्रेजेंट करता है। अगर आप x की और भी बहुत सारी वैल्यूज रखोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की कई सारी वैल्यूज आपको मिलेगी और वो सारे के सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही आपको मिलेंगे। इसे बोलते हैं y = mx + c स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब हम इसका रिवर्स पार्ट समझते हैं कि अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाएं सर। ये तो आपने बता दिया कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसका मीनिंग क्या होता है, कैसे बना सकते हैं। रिवर्स कैसे होगा, कोई दूसरी इक्वेशन लेते हैं, सॉरी इक्वेशन हमें बनानी है, हम कोई पॉइंट्स लेते हैं। देखो जैसे हमने ये एक लाइन बना दी, यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है -3 और यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है लेट्स से 2। ओके, प्रॉपर पूरा कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, 2,0 और ये हो जाएगा 0,-3। यानी अगर हमें कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है इस लाइन के ऊपर के तो हमारे पास टोटल दो तरीके होते हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन को फॉर्म करने के। तो सबसे पहले आते हैं हम मेथड नंबर 1 पे। अगर मुझे इसी की इक्वेशन बनानी है तो हमारे पास तरीका होता है y - y1 = mx - x1, जहाँ पर m को हम बोलते हैं स्लोप और जिसे एक्सपेंड करने पर लिखा जाता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बाकी चीज़ है एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। अब ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि इस तरीके की हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 मैंने इन दोनों कोऑर्डिनेट के नेम दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ समझेंगे। लेट्स से इसे x1 इसे y1 का नाम दिया जाए और इसे x2 और इसे y2 का नाम दे दिया जाए। अगर मुझे इसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है तो इसी इक्वेशन के अंदर मैं x1 y1 को प्लेस कर देता हूं। तो y एज इट इज रहेगा बच्चों, ये एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू प्लेस नहीं करनी होती है, ये जनरलाइज इक्वेशन है। -y1 की जगह हम लिखेंगे -3। 11th और 12th क्लास में आपको माइनस का खास करके बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे y माइनस फॉर्मूले का है और y1 जब आप यहाँ पर देखेंगे तो y1 में इटसेल्फ -3 वैल्यू है, तो प्रॉपर ब्रैकेट के साथ आप यहाँ पर वैल्यू प्लेस करेंगे। ओके, इज इक्वल टू y2 यानी 2 माइनस y1 यानी -3 अपॉन x2 यानी 2 माइनस x1 यानी के 0 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस x1। इसे फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो y + 3 इज इक्वल टू 5/2x माइनस x1 की जगह हमें क्या प्लेस करना है 0। ओके, सो ये बन जाएगा आपका 5/2x। अगर हम इसे पुराने वाले तरीके से लिखने की कोशिश करें y इज इक्वल टू mx + c, तो y इज इक्वल टू 5/2x माइनस 3, ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। बताइए यहाँ तक समझ में आया क्या। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे हमें गौर फरमाना है। यहाँ पर हमने एक टर्म लिखा था m, इसे हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप क्या चीज़ होता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1।
इस वाली इक्वेशन के अंदर जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मेट लिखा था स्ट्रेट लाइन का, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वही स्लोप है जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो जब भी हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी फॉर्मेट में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखते हैं तो m हमेशा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर m आपने जब निकाला था तब कितना आया था 5/2। तो जब आपने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी फॉर्मेट में लिखा है तो ध्यान से देखिए m की जगह अभी भी 5/2 ही है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके पे। हमें किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है और डायग्राम हमें गिवन है कुछ इस तरीके से। सेम वैसा ही एक डायग्राम मान लेते हैं, पिछली बार जैसा बनाया था। कोऑर्डिनेट्स थोड़े चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया हमारा -10 और यहाँ पर हमें दे रखा है एंगल, मान लेते हैं 30 डिग्री। यानी इस बार आपको y वाली एक्सिस पर कहाँ पर ये ग्राफ कट करता है, इसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। ये चीज़ दे रखी है। सो दिस इज बेसिकली y इंटरसेप्ट, कहाँ पर ग्राफ ने y एक्सिस को कट किया है। अगर ऐसा कुछ डेटा हमारे पास दे रखा है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, डायरेक्टली इस तरीके से, जहां पर m होता है स्लोप, हमने पहले भी समझा है। सो m इज स्लोप। स्लोप बेसिकली क्या होता है, इस ग्राफ का, ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल है। जब x एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं तो ये जितना एंगल होगा उस एंगल का tan थीटा, उस एंगल का tan थीटा, इसी को स्लोप यानी कि m कहा जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन को ही ग्राफ बोलते हैं, इसका पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करते हुए, उसी एंगल का tan थीटा को हम स्लोप कहते हैं। आई होप क्लियर है। सो m क्या चीज होता है, इस लाइन का पॉजिटिव x के साथ का एंगल, दैट इज 30 डिग्री इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो जब हम इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू m लिखेंगे तो m कितना हो जाएगा tan 30, x को एज इट इज लिखना है, और c होता है y इंटरसेप्ट। c क्या चीज होता है, y का इंटरसेप्ट। ग्राफ ने y को कहाँ पर कट किया है, जैसे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग y पे इस ग्राफ ने कहाँ पर कट किया है, -10 वाले कोऑर्डिनेट पे। देखो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होना है, हमारा सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही कुछ ना कुछ होगा, दैट इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पर आपको लिखना है -10 दैट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को बना सकते हैं। फाइनली tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3x - 10। ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। तो स्लोप को निकालने का हमारे पास अब 2 तरीका पता पड़ चुका है। फिलहाल आप इस चीज़ को रट लो, जब मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला पार्ट समझाऊंगा या स्लोप वाला पार्ट समझाऊंगा तब यही चीज़ को मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ आप लोगों को। तो फिलहाल के लिए स्लोप का मतलब होता है एंगल विद x एक्सिस का tan थीटा, या फिर y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आप लोग फटाफट से सॉल्व कर लो। सो एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से दे रखी है और यहाँ पर इंटरसेप्ट है -5 और ये एंगल आपको दे रखा है फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री। तो आप लोग इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पॉज करिए और सॉल्व करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, पर आप लोग पॉज करके पहले सॉल्व करिएगा और उसके बाद वापस से आंसर देखिएगा कि सही है या नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हमें एंगल और y कोऑर्डिनेट दे रखा है, जहाँ पर y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रखा है,
तो हम ये वाला मेथड यूज़ करने वाले हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y एज इट इज हो जाएगा। m का मतलब होता है स्लोप, स्लोप का मतलब होता है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ का एंगल, यानी ये वाला एंगल। ये एंगल कितना हो जाएगा 150, और m क्या लिखा जाएगा tan ऑफ 150, x एज इट इज प्लस c, यानी कि y इंटरसेप्ट कितना है -5। बस खत्म। y इज इक्वल टू tan 150 की वैल्यू कितनी होती है -1/√3 x प्लस -5 प्लस और -5 मिलकर के क्या हो जाएगा -5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आप लोगों को tan 150 की वैल्यू नहीं पता है तो चिंता की बात नहीं है, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं फिज़िक्स में। ये सारी चीज़ें जब हम कोई चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब सीखना उस वक्त बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो बेसिक मैथ को एक बार अगर हम प्रॉपर्ली समझ लेंगे तो आप अपने नोट्स के पन्ने पलट करके यहाँ से देख सकते हो जो जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? सबसे पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से दिखाई देता है। अगर मैं x और y एक्सिस बना देता हूं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, या इस तरीके से दिखाई देता है, या इस तरीके से दिखाई देगा। समझ रहे हो? x पे इन्फिनिटी, y पे इन्फिनिटी, कुछ इस तरीके के ग्राफ हमें दिखाई देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। इसकी इक्वेशन किस तरीके से होती है? yx इज इक्वल टू c। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो yx इज इक्वल टू 5। ओके, तो अगर ऐसी कोई भी आपके पास इक्वेशन है तो दिस इक्वेशन इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पहचानने का तरीका, x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। y को इधर ले लो, x को नीचे ले लो, कोई भी तरीका यूज करो, बट y और x इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ऐसे वक्त पे ग्राफ कुछ इस तरीके के बनते हैं। अब ग्राफ कौन से कोऑर्डिनेट पे बनेगा, कौन से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कोऑर्डिनेट किस में बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर इक्वेशन क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर yx इज इक्वल टू +5 दे रखा है तो x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। यानी यहाँ पर जो ग्राफ बन सकते हैं वो या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। आई होप क्लियर है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, yx इज इक्वल टू -5, तो इसके लिए ग्राफ कैसा हो जाएगा? अगर x पॉजिटिव है मतलब y नेगेटिव, तो ग्राफ यहाँ पर बनेगा। या फिर रिवर्स की बात करें, अगर आपका x नेगेटिव हो गया तो y पॉजिटिव हो जाएगा, तभी तो मिला करके नेगेटिव वैल्यू बनने वाली है। सो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये कहाँ पर काम आएंगे? एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने 9th-10th क्लास में शायद पढ़ा होगा, अदरवाइज इस साल केमिस्ट्री में भी आने वाला है और फिजिक्स में भी आने वाला है। PV इज इक्वल टू nRT, है ना? nR कांस्टेंट अगर है और टाइम भी अगर कांस्टेंट रहेगा तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V के बराबर हो जाता है और इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं पैराबोला। सो व्हाट इज पैराबोला? सो अगर कहीं पर भी आपको एक ऐसी इक्वेशन दिखाई दे जहां पर y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हो या फिर x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर हो, ये दोनों ही इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर k को कांस्टेंट लिया है मैंने, y और x दोनों ही वेरिएबल हैं, तो एक तरफ तो स्क्वायर वाला टर्म रहेगा और दूसरी तरफ सिर्फ पावर 1 रहने वाली है, या एक्सचेंज कर दो दूसरी वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसका ग्राफ बनता कैसा है? इनका ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या फिर इस तरीके से बनेगा या इस तरीके से बनेगा। ओके, हमारे सिलेबस में सिंपल पैराबोला ही ज़्यादातर आते हैं, तो हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब ये 4 अलग अलग टाइप के पैराबोलाज हैं। ये ग्राफ कब बनेगा? y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जैसी इक्वेशन रहेगी तब ये वाला ग्राफ बनने वाला है। y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर में ये वाला ग्राफ बनेगा। x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर में ये बनेगा, और x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर नेगेटिव में इधर वाला ग्राफ बनने वाला है। एक ग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी चारों के चारों ग्राफ सेम तरीके से ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाएंगे। देखिए, इस वाले ग्राफ में सबसे पहले हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो अगर आप x की वैल्यू को धीरे धीरे 0 से 1 से 2 लेकर के जाओगे तो ध्यान से देखिए y रैपिडली इंक्रीज होता जाएगा। 0 पर y भी 0 हो जाएगा, 1 वैल्यू पर y कितना हो जाएगा k, 2 वैल्यू पर कितना हो जाएगा 4k, x की वैल्यू 3 पर 9k, यानी कि y की वैल्यू सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ग्राफ के अंदर देखो, जब आप x की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू एकदम से ज़्यादा बढ़ रही है, फिर x की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ाओगे तो y की वैल्यू एकदम से ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से हम पैराबोला के अंदर कौन सी इक्वेशन किसकी होती है पहचान सकते हैं। k यहाँ पर कांस्टेंट होता है, तो लिख लीजिए पैराबोला हमें मेजरली ग्राफ का ही यूज़ आता है। कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव रहेगी तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ और यहाँ के पैराबोला में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा सर्कल। ठीक है, सर्कल कैसा दिखाई देता है हम सभी को पता है। दिस इज सर्कल। अगर इसे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं तो सर्कल की इक्वेशन लिखने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। मैं आपको एक ही तरीका बताता हूं, उसमें दोनों पार्ट्स कवर अप हो जाएंगे। तो आप सर्कल की इक्वेशन लिखें x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जहां पर x1, y1 सेंटर को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और r किस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है? रेडियस को। इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो रेडियस का अमाउंट हमें यहां पर प्लेस करना पड़ेगा। सो बेसिकली दिस इज r, रेडियस का स्क्वायर। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ये हो गया मेरे पास एक सर्कल। यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 3 और रेडियस की वैल्यू है 4। तो इसकी इक्वेशन क्या बनने वाली है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। इसके बाद हम इसे सॉल्व करके लेफ्ट और राइट साइड पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भेज सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab सो ये इक्वेशन किसकी हो जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 16 माइनस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 3. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y. सो इस फॉर्मेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका फॉर्मेट अगर आ जाता है दिस इज सफिशिएंट. ओके, सो लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ सर्कल किस तरीके से लिखा जाता है. इन केस अगर आपका सेंटर 0 0 के बराबर है, अगर आपका सेंटर 0 0 के बराबर है तो आप इसी इक्वेशन में x1 और y1 को क्या लिख दोगे, 0 और 0 प्लेस कर दोगे. तो व्हेन सेंटर इज इक्वल टू 0, 0 देन इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ओके, और ये इक्वेशन आपने शायद 10th क्लास में सुनी हुई होगी. इसके बाद हम आते हैं एलिप्स के ऊपर. देखिए एलिप्स किस तरीके का दिखाई देता है, या तो हमें एलिप्स इस तरीके से दिखाई देगा या फिर एलिप्स इस तरीके से दिखाई देने वाला है. ये सर्कल के जैसा नहीं होता है. सर्कल को ऐसा सोचो कि आपने ऊपर से दबा दिया है, तो सर्कल को जब आप दबा दोगे तो वो साइड से एक्सपेंड हो जाएगा. तो अगर आपने ऊपर से दबाया है तो साइड से एक्सपेंड हो गया, और अगर आपने बीच से दबा दिया तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा इस तरीके से. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एलिप्स. और एलिप्स में एक सेंटर नहीं होता है, यहाँ पर फोकस होते हैं और वो भी 2. ठीक है, एक फोकस होता है यहाँ पर, एक फोकस होता है यहाँ पर, फोकस नंबर 1 और फोकस नंबर 2. ठीक है, अगर दोनों फोकस को हम ज्वाइन कर देते हैं तो एक लाइन बनती है जिसे हम बोलते हैं मेजर एक्सिस. क्या बोलेंगे, मेजर, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज मेजर एक्सिस. अगर हम आधी लेंथ को काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस. सेमी का मतलब क्या होता है, 50%. तो सेमी मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्सिस होती है. एक एक्सिस तो ये हो गई और दूसरी होती है माइनर एक्सिस. ठीक है, तो माइनर एक्सिस आपकी ये वाली हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक. सो दिस इज माइनर. माइनर का नाम से ही पता चल रहा है ये छोटी वाली एक्सिस रहेगी. सो दिस इज माइनर एक्सिस. और सेमी माइनर एक्सिस कौन सी हो जाएगी, 50%. दिस इज सेमी माइनर एक्सिस. क्लियर है. ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं एलिप्स की इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है. एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये रहती है एलिप्स की इक्वेशन. यहाँ पर अगर आप x और y की वैल्यू प्लेस करते हो तो आपको इस एलिप्स के ऊपर का ही कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट मिलेगा. x की वैल्यू प्लेस करो, y निकाल दो, x y का एक पेयर बन गया, वो इस एलिप्स के ऊपर ही कहीं ना कहीं लाई करेगा. ठीक है. अच्छा, एलिप्स हमारा कहाँ पर काम आने वाला है मैं ज़रा आपको बता देता हूँ. हम जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशन में जा करके सिर्फ एक लास्ट टॉपिक में एलिप्स का काम आने वाला है. उसके अलावा एलिप्स का कोई खास काम नहीं है. अगर इंटेंशनली कोई क्वेश्चन बनाया जाए उसे छोड़ करके, अभी तक कोई ऐसा सवाल आया नहीं है, तो या तो एडवांस में काम आता है या फिर मेंस में भी काम आया तो उस ग्रेविटेशन वाले टॉपिक के अंदर आएगा. तो हम पहले ही इस एलिप्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले करके चलेंगे ताकि फाइनली हमें दिक्कत ना हो. जब ग्रेविटेशन आएगा तब मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा. और क्या क्या चीज़ें होती है यहाँ पर देखिए. एक टर्म आता है इसेंट्रिसिटी. ठीक है, सो एक टर्म आएगा दैट इज इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी का सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस के साथ एक रिलेशन रहता है, एंड दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जहाँ पर b किसे कहा गया है और a किसे कहा गया है. दिस इज सेमी मेजर एक्सिस.
ये जो लेंथ है इसे हम a कहते हैं और सेमी माइनर एक्सिस को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज b और ये वाली जो डिस्टेंस है इसे a कहा जाता है, a एंड b। तो a और b के बीच का लेंथ तो आपको अलग अलग दिखाई दे ही रही है, a ज़्यादा है b कम है। a और b के बीच का क्या रिलेशन है वो हमें यहाँ से पता चलने वाला है। सो एसेंट्रिसिटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा सर्कल को दबा करके एलिप्स बनाया जाएगा। अगर एसेंट्रिसिटी 0 है मतलब ये पूरा एक सर्कल है, हमने दबाया ही नहीं है, तो एसेंट्रिसिटी 0 का मतलब प्रॉपर सर्कल। क्या? प्रॉपर सर्कल। सो इफ एसेंट्रिक टू 0 हो गया यानी कि प्रॉपर सर्कल बन जाने वाला है। अगर मान लेते हैं आपका एसेंट्रिसिटी 1 के बराबर है, देखो अब ये जो डेटाज मैं आपको बता रहा हूँ नीट वालों के बिल्कुल काम का नहीं है, आप इसे सीधा सीधा रट सकते हैं, ठीक है। एसेंट्रिसिटी 1 का मतलब हो गया पैराबोला बन जाएगा, ये वाला जो ग्राफ है ये पैराबोला बन जाएगा, और अगर एसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा है तो ये हाइपरबोला बन जाता है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए हेल्पफुल है, बाकी फिजिक्स में इसका कोई दूसरा काम नहीं आने वाला है, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट के लिए आपको मैं बता रहा हूं। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिप्स। बाकी एलिप्स के बारे में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। एक छोटा सा डेटा और कभी कभार काम आ जाता है, जैसे अगर ये एलिप्स है, यहाँ पर हमारे पास 2 फोकस होते हैं, दिस इज फोकस नंबर 1, फोकस नंबर 2, सिमेट्रिकल ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं माइनर एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाता हूँ पासिंग थ्रू द फोकस, देखो फोकस से पास करते हुए मैंने एक लाइन बनाई है, तो इस लाइन की जो लेंथ होती है ना L, ये 2b² a के बराबर होता है। रट लो, कहीं पर काम आएगा तो हम यूज़ करेंगे, नहीं आएगा तो रखा हुआ है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट एंगल पर वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो अभी तक आप लोगों को कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कितने एंगल्स पर वैल्यू पता है? मेरे ख्याल से 10th क्लास में जितना हम सीखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको साइन, कॉस और टेन की कुछ वैल्यूज़ पर ही, कुछ एंगल्स पर ही वैल्यूज़ पता होंगी। 0, 30, 45, 60 और 90 पर ही पता होगा। कितनी होती है वैल्यूज़ पहले ये बता दो, बताओ। चलिए मैं लिख देता हूँ। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की हाफ, 1/√2, √3/2, √3/2 एंड 1। कॉस की वैल्यूज कैसी हो जाती है? उल्टी, यानी कि पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2 एंड देन 1/2 एंड फाइनली 0, है ना। और 10 की वैल्यू आप लोग कैसे निकालते हैं? साइन अपॉन कॉस करके, तो दिस विल बी 0, 1/√3, 1√3, और इसे इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड बोला जाता है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली नॉट डिफाइंड होता है, क्यों होता है अभी हम देखेंगे, ठीक है। इनके अलावा आप लोगों को 10th क्लास में किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पर वैल्यूज़ नहीं बताना होता था, पर 11th क्लास के अंदर आपको इनके अलावा कई सारे एंगल्स पर वैल्यूज़ बतानी रहेगी। तो वही चीज़ हम आज देखने वाले हैं। मीनवाइल आपको एक चीज़ बता दूं, आज हम जो लेक्चर देख रहे हैं ये बेसिक मैथ्स है, इसके ऊपर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ये सिर्फ आपका बेसिक्स है। इसलिए यहाँ पर सवाल मैंने फाइनली एक साथ डाले हुए हैं, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों पर सवाल करने का कोई तुर्क बैठता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ना, पहले आप कॉपी और पेन नीचे रख दो, केवल समझने वाला पार्ट देखो। आपका ध्यान यहाँ पर नहीं रहेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। अब देखना, मान लो अगर आपके पास कोई एक वैल्यू है साइन 120 डिग्री,
आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और हम इस्तेमाल करेंगे इस डेटा का। ये डेटा आपको आना चाहिए, इसी के बेस पर हम बाकी सारे के सारे एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। एग्जाम्पल साइन 120, मैं यहाँ पर रूल लिख देता हूँ। रूल क्या कहता है कि साइन या कॉस के ब्रैकेट में कोई एक ऐसा एंगल है जिसे आप 90 प्लस थीटा की तरह सेट कर सकते हो, तो साइन आपका कन्वर्ट हो जाता है कॉस में और कॉस आपका कन्वर्ट हो जाएगा साइन के अंदर। सर कुछ समझ नहीं आया, ये आपने बहुत सारी लाइंस बना दी। ये रूल है, जब आप लोग समझ जाएंगे तब आप लोग ये फॉर्मेट लिख लेना रिवीजन के लिए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मेरे पास सवाल था साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री को क्या मैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूं क्या? देख के बताओ। मेरे ख्याल से हाँ। अगर आप साइन 120 को साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, यानी आपने क्या किया है, इस एंगल को 90 प्लस थीटा जैसी फॉर्मेट के अंदर लिख दिया है, 90 प्लस थीटा। एक बार आपने इस तरीके से लिख दिया तो इसे और सॉल्व कैसे करना है? अब आप क्या करें, साइन की जगह लिख दो कॉस, 90 को हटा दो, सीधा लिखिए 30, कॉस 30। तो साइन 120 की वही वैल्यू होगी जो कॉस 30 की वैल्यू होगी। यहां पर एक चीज और हमें ऐड करना रहेगा, यहां पर या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, इसमें से कुछ एक, ये और हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या कि अगर आपने 120 को 90 प्लस थीटा जैसी फॉर्मेट में सेट कर दिया तो आप साइन 90 प्लस थीटा को सीधा कॉस 30 लिख सकते हैं। अब इसके साथ प्लस या माइनस साइन अभी हम डिसाइड करेंगे कैसे। यहां तक क्लियर है? तो यहां पर मैं एक सर्कल बना देता हूं, प्लस या माइनस साइन मेरा पेंडिंग है, ओके। अगर मुझे कहीं पर वैल्यू पूछी जाती है cos 120 डिग्री की, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? इसे लिख सकता हूं cos 90 प्लस 30। तो अगर आप 90 प्लस के साथ एंगल वाली फॉर्मेट में इसे सेट कर देते हो तो cos को क्या कर देंगे हम, कन्वर्ट करके साइन 30 लिख देंगे और यहाँ पर कुछ प्लस या माइनस का साइन आने वाला है। ये और ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्लस या माइनस साइन कैसे डिसाइड किया जाता है। यहाँ तक बताइए, ये क्लियर है क्या कि अगर आप किसी भी एंगल को 90 प्लस समथिंग थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। अब सर आप फटाफट से ये बता दो कि यार ये प्लस या माइनस साइन कौन सा आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। आपने ना कोऑर्डिनेट सिस्टम सुना होगा, हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपने शायद ये भी सुना होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन तीनों पॉजिटिव होते हैं, पर जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है और उनके रेसिप्रोकल की तो पॉजिटिव होनी है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, 10 का कॉट। यानी अगर मेरे पास कोई एक एंगल है जो कि 90 से ज़्यादा है, मतलब 120 मान लो जो हमने एग्जाम्पल लिया है, यानी 120 वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल की ही वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कॉस की नेगेटिव होगी, टेन की भी नेगेटिव होगी। आइए वापस से सवाल पे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? स्टार्टिंग में जो वैल्यू निकालनी थी किसकी निकालनी थी? साइन 120, साइन के साथ 120 है। 120 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है साइन के साथ तो उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? अभी तो हमने डिस्कस किया है,
पॉजिटिव। तो यहां पर साइन कैसा आने वाला है? पॉजिटिव। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, cos 120, cos 120 को हमने 90 प्लस 30 से सेट कर दिया था। cos को कन्वर्ट करके हमने साइन लिख दिया, 90 हटा करके सीधा 30 लिख दिया। पर यहाँ पर प्लस और माइनस पेंडिंग है। ये प्लस और माइनस किसे देख करके बताना है? जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे चेक करना है इस कोऑर्डिनेट के अंदर। cos 120 एंगल लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर वैल्यू कैसी आएगी? माइनस। बताइए ये पॉइंट क्लियर है क्या? यानी फाइनली हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है √3/2 पॉजिटिव में, और यहां पर आ जाती है -1/2। देखो क्लियर है क्या ये चीज? तो आपको अभी तक हमने दो चीज बताई है। पहला कि साइन कॉस में कन्वर्ट कब होता है? जब आप 90 प्लस थीटा जैसी फॉर्मेट में इसे सेट कर देते हैं। और साइन किसके अकॉर्डिंग देखना होता है? साइन हमें देखना होता है क्वाड्रेंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग साइन कॉस 10 की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, देख लो। और इन्हीं की वैल्यूज़ याद रखते हुए हम बाकी सब की भी वैल्यू निकालेंगे। फटाफट से यहाँ तक लिख लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे रूल्स हैं, सभी देखेंगे एक एक करके। ठीक है, आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2, अगर मेरे पास कोई एग्जाम्पल है साइन 210, मेरे पास वैल्यू है साइन 210 और दूसरी वैल्यू कॉस 210, मैं दो वैल्यू एक साथ लेकर के चलता हूं ताकि आप थोड़ा सा कंपेयर भी कर पाओ, माइंड सेट आपका फिक्स रहेगा। साइन 210 को अब हम 90 प्लस लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, दूसरा टर्म 90 से ऊपर चला जाएगा, थीटा जो होगा वो 90 से ऊपर चला जाएगा। इस बार हम क्या कर सकते हैं, इसे साइन 180 प्लस 30, क्या आप इसे ऐसे सेट कर सकते हैं क्या? देखिए, सिमिलरली cos 120 को क्या लिख सकते हो? cos 180 प्लस 30, चेक करके बताओ, ऐसा लिख सकते हैं क्या? आई थिंक हाँ, है ना। तो यहां पर हमारा अगला रूल ये कहता है कि अगर साइन या कॉस ब्रैकेट में 180 प्लस थीटा है तो साइन में ही रहेगा और थीटा लिख दिया जाएगा, कॉस वाला कॉस में ही रहेगा और थीटा लिख दिया जाएगा। यानी 180 प्लस समथिंग की अगर आपने फॉर्मेट सेट कर दी है तो वहाँ पर आपको साइन को बदलना नहीं है, कॉस को भी बदलना नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने साइन 30 लिख दिया, यहाँ पर हमने कॉस 30 लिख दिया। क्या पेंडिंग है? याद करो, प्लस या माइनस? यहाँ पर या तो प्लस लगेगा या फिर माइनस लगेगा। अब ये किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है? जो इनिशियल वैल्यू थी जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है, साइन 210, इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर प्लस या माइनस साइन आएगा। आप मिड में किसी वैल्यू को देख करके मत बताना। तो फिर से बनाइए कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ तक एंगल होता है 90, 180, 270 और 360। देखो 210 एंगल कहाँ पर लाई करता है? 180 से ज़्यादा पर लाई करेगा, यहाँ पर होता है 210 एंगल। अब इस वाले कोऑर्डिनेट के अंदर कौन सा टर्म पॉजिटिव होता है? 10 पॉजिटिव होता है, यानी साइन और कॉस की वैल्यू तो यहाँ पर कैसी होगी? नेगेटिव। कैसी होगी? नेगेटिव। तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आने वाला है। -12 माइनस √3/2। क्लियर है? ओके, मैं फिर से एक बार पूरा कंक्लूजन लिख रहा हूं। कंक्लूजन, अगर 90 या
अब सुनना ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट, अगर आपने ब्रैकेट के अंदर 90 प्लस थीटा जैसी फॉर्मेट सेट कर दी या 270 प्लस थीटा जैसी फॉर्मेट सेट कर दी, तो इसमें साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस के अंदर, कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन के अंदर, टेन कन्वर्ट हो जाता है कॉट के अंदर, कॉट कन्वर्ट हो जाता है टेन के अंदर, कॉसेक कन्वर्ट हो जाता है सेक के अंदर, और सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में। बताओ, वही चीज़ जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था कि इससे पहले वाला एग्जाम्पल में जब 90 लिखा था, साइन को कॉस लिख दिया था क्योंकि 90 प्लस थीटा जैसी फॉर्मेट बन रही थी। तो अगर 90 प्लस की जगह 270 प्लस भी है, तब भी आपको साइन को कन्वर्ट करके कॉस में लिखना है, कॉस को कन्वर्ट करके साइन में लिखना है, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, कॉसेक को सेक में, सेक को कॉट में। आई थिंक ये सारी चीज़ क्लियर है। रही बात साइन की, तो साइन आपको डिसाइड किससे करना है? साइन डिसाइड होगा इनिशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। ठीक है, कंक्लूजन को ही मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं कि अगर मेरे पास 90 प्लस 270 प्लस है तब तो हमने ऐसा लिख दिया, पर सर अगर मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 180 प्लस या 360 और 0 एक ही चीज़ होती है बेटा, 360 और 0 एक ही बात होती है। तो अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं कंक्लूजन नंबर 2 180 प्लस थीटा या 360 प्लस थीटा में सेट कर देता हूं। अच्छा, यहां पर आप माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस। ठीक है, एग्जाम्पल्स अभी मैं बताऊंगा, अगला माइनस का ही एग्जाम्पल ले लूंगा मैं। पहले एक बार कंक्लूजन लिख देते हैं, फिर एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो 180 प्लस या माइनस भी चलेगा, थीटा है तो यहाँ पर साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में ही रहता है, टेन टेन में ही रहता है, कॉट कॉट में ही रहता है, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, यानी कि नो चेंज। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं और हम सीधा साइन 180 प्लस थीटा को साइन थीटा लिख देंगे, कॉस 180 प्लस थीटा को कॉस थीटा लिख देंगे। पर साइन तो आपको इनिशियल वैल्यू को देख करके ही चेक करनी है। साइन के लिए यही रूल फॉलो करना रहेगा, सेम रूल फॉर साइन। यहां तक कंक्लूजन आप लिख लो। अब हम अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के एंगल अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो हम ये 4 एग्जाम्पल्स को कंसिडर करते हैं और जो रूल्स हमने सीखे हैं उसको प्रॉपर्ली समझते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल cos 240। ठीक है, अब मैं इस सवाल को 2 तरीके से करके बताऊंगा ताकि आपके मन का डाउट क्लियर हो जाए। सर cos 240 को मैं चाहूं तो पहला तरीका cos 270 माइनस 30 लिख सकता हूं सर? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूं, ये भी एक तरीका है ना, 270 माइनस 30। और सर मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे cos 180 प्लस 60 की तरह लिख लूं, तो कौन सा तरीका सही है? दोनों तरीके ठीक हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों तरीके ठीक है। आपको जो पहले दिमाग में स्ट्राइक कर जाए आप उस तरीके से सॉल्व करो। बस इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये जो एंगल है इसे 90, 180
270 या 0 या 360 के साथ कॉम्बिनेशन में सेट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसे 270 के साथ कॉम्बिनेशन में सेट किया है, 270 माइनस 30। अब क्या करना रहेगा, अब रूल्स पे चलो। 90 और 270 में हमें चेंजेस करने होते हैं। कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, ये हट जाएगा, सीधा क्या लिखेंगे 30। ठीक है, अब यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर माइनस है या प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नहीं देखना है आपने प्लस में पेयर बनाया है या माइनस में बनाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे साइन 30। रही बात प्लस या माइनस साइन की, तो इनिशियल जो आपका कॉस 240 था, 240 आपका कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, 180 और 270 के बीच में, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर, क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका 10 पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस। ठीक है, अगर आप कॉस 180 प्लस 60 के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 180 के साथ अगर आपने पेयर बनाया है तो 180 पे चेंजेस नहीं होते हैं, तो कॉस एज इट इज़ कॉस ही रहने वाला है। और रही बात प्लस या माइनस की, प्लस या माइनस यहाँ से डिसाइड होता है, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 ही पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस नेगेटिव रहेगा। दोनों जगह से हमारा आंसर सेम आने वाला है। साइन 30 की भी वैल्यू हाफ होती है, कॉस 60 की भी वैल्यू हाफ होती है। सो द फाइनल आंसर इज माइनस हाफ। आप किसी भी तरीके से सॉल्व करें। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं, 10 120। तो एक तरीका मैं बताऊंगा, आप घर पे दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 10 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। मेरे दिमाग में पहले ये तरीका स्ट्राइक किया। 180 इसलिए क्योंकि मुझे चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, 180 और 0 पर चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। तो 10 60 एज इट इज़ लिख देंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। पॉजिटिव कौन होता है, केवल साइन पॉजिटिव होता है। तो 10 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव लगा दो, आंसर आ जाएगा -√3। अगला 10 135 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर 90 लिखा है यानी आपको चेंजेस करना पड़ेगा, तो 10 की जगह आप लिखेंगे cot 45। और ये कौन सा क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव ही होता है, यानी कि यहाँ पर माइनस आएगा। सो -1/1045, 1045 की वैल्यू 1 होती है, सो 1/। सो cos 225 को हम लिख सकते हैं cos 270 माइनस 45। ओके, सो 270 पर हमें चेंजेस करने होते हैं, cos को हम क्या लिख देंगे, साइन 45। रही बात प्लस या माइनस साइन की, तो 225 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और यहाँ पर cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर माइनस। दैट मीन्स द आंसर इज -1/√2। आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक भी आपको चीज़ें क्लियर चल रही होंगी। इसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ बताना चाहूँगा, साइन कॉस 10 का ग्राफ किस तरीके से होता है। तो साइन कॉस 10 के ग्राफ से आप कई सारे इम्पॉर्टेंट डेटा डायरेक्टली याद रख सकते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ, सबसे पहले हम साइन के ग्राफ पर आते हैं। साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइन थीटा का, तो यहाँ पर जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते चले जाएंगे, साइन थीटा की वैल्यू चेंज होते चली जाएगी। इस तरीके से साइन का ग्राफ होता है। आपने किताबों के फ्रंट पेज पे बना हुआ देखा होगा। इसका मतलब समझिए,
यहाँ से यहाँ तक साइन की वैल्यू अलग अलग बदल रही है और इसके बाद साइन अपने आप को रिपीट कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा एंगल होता है 0, यहाँ पर होता है 90, यहाँ पर होता है 180, यहाँ पर होगा 270 और यहाँ पर होगा 360 डिग्री। इसके बाद वापस से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम 360 डिग्री एंगल पूरा घूम करके हर एक एंगल पर साइन की वैल्यू बता चुके हैं, तो 360 के बाद अगर आप 370 की बात करें तो 370 और 10 डिग्री सेम बात होती है। साइन 370 और साइन 10 डिग्री की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि 360 डिग्री एंगल घूमने के बाद ये 0 एंगल ही आ चुका है। तो इसके बाद जितने भी एंगल होंगे सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस ग्राफ से हमें इतना पता चल जाता है कि साइन 0 पर वैल्यू कितनी होगी। देखो y एक्सिस पर ये लाइन कहाँ पर है, 0 वाले पॉइंट पर है, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, हमें पता है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको ऑलरेडी पता है, 1। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है। अब यहाँ सोचना पड़ेगा, ग्राफ में देखो देखते ही पता पड़ जाएगा। साइन 180 अगर आप इसे लेफ्ट साइड पे y एक्सिस पर एक लाइन को ड्रॉप करते हो तो वो कहाँ पर ड्रॉप होगा, सीधा 0 पर। तो साइन 180 कितना हो जाएगा, 0। साइन 270 कितना होगा, देखिए -1। साइन 360 कितना हो जाएगा, फिर से 0। यहाँ से हमें दो चीज़ समझ में आती है। पहला कि 0 से 90 तक अगर आप एंगल बढ़ाते हो तो साइन की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। साइन 90 से 180 तक वैल्यू कम होती जाएगी पर रहेगी पॉजिटिव। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही है ना ग्राफ, तो पॉजिटिव रहेगी, बट 1 से डिक्रीज होती होती 0। 180 से 270 तक वैल्यू -1 पे ड्रॉप डाउन होगी और 270 से 360 पे वैल्यू वापस से इंक्रीज होते हुए -1 से 0 एंड देन रिपीट। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट इन 4-5 एंगल्स पर वैल्यू बड़े फटाफट आ जाती है, आपको निकालना नहीं पड़ता है। वैसे ही अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल खत्म हो चुकी होती है, इसके बाद रिपीटिशन होता है। दिस एंगल इज 360, ये स्टार्ट हुआ है 0 से, ये 90, ये वाला 180 और ये 270। तो ध्यान से देखिए, cos 0 पर वैल्यू कितनी होती है, 1। cos 90 पर कितनी होती है, 0, ये आपको ऑलरेडी पता है। cos 180 पर कितनी हो जाएगी, -1। cos 270 पर कितनी हो जाएगी, 0। cos 360 पर कितनी हो जाएगी, +1। इसलिए ये ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, आपने ना 10th क्लास तक में tan थीटा का ग्राफ नहीं देखा है। tan थीटा का ग्राफ बड़ा अतरंगी, अनोखा, अलग तरीके का होता है। साइन और कॉस का तो ग्राफ आप किताबों के फर्स्ट पेज पर भी देखते हैं। tan का ग्राफ देखिए कैसा होता है। y एक्सिस किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, tan थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, और x एक्सिस पर हम क्या चीज लिखते हैं, थीटा। तो देखो यहाँ पर 0 एंगल, थीटा मतलब एंगल, यहाँ पर लिखते हैं 90, यहाँ पर लिखते हैं 180, यहाँ पर लिखते हैं 270 और यहाँ पर 360 लिख लेते हैं, ठीक है। एक मैं -90 भी लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब एक काम करते हैं, हम इन एंगल्स पर एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करके रखते हैं, कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ अब जो मैं ग्राफ बनाऊंगा उसे सेपरेट करने के लिए मैं बना रहा हूँ, ताकि ग्राफ हमें सेपरेट तरीके से प्रॉपर्ली दिखाई दे, ठीक है। ये लाइंस किसी ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ सेपरेटिंग लाइंस हैं। ग्राफ में सिर्फ ब्लैक मार्कर से ही बनाने वाला हूँ। तो ग्राफ देखना, 0 से स्टार्ट होता है और कुछ इस तरीके से जाता है।
ऐसे ये 10 का ग्राफ ना इस तरीके से होता है, इसको रीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 10 0 पर वैल्यू कितनी होती है? 0, ग्राफ से भी समझ में आता है। फिर जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ते 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 90 तक जाती है, आपकी वैल्यू 10 की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। देखो ध्यान से, 10 की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और जब आप 90 डिग्री पर पहुंच जाएंगे तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। इसीलिए ग्राफ इनफाइनाइट तक मुड़ते हुए जा रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी अगर वैल्यू होती है तो उसे ऐसे इन्फिनिटी तक के लिए छोड़ दिया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स कि ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, हम 1090 पर वैल्यू को इन्फिनिटी नहीं बोलते, क्योंकि 90 से अगर थोड़ा सा कम है तो प्लस इन्फिनिटी वैल्यू होगी, बट 90 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो माइनस इन्फिनिटी वैल्यू होगी। इसलिए हम 1090 पर इन्फिनिटी वैल्यू नहीं बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव 90 के ऊपर कौन सी साइड से आ रहे हो। 0 वाली साइड से आ रहे हो तो प्लस इन्फिनिटी, और अगर 180 वाली साइड से आ रहे हो तो माइनस इन्फिनिटी। 10 180 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, और जैसे जैसे आप 90 और 180 के बीच में जाएंगे तो वैल्यू आपकी नेगेटिव में लाई करेगी। 180 से 270 के बीच में वैल्यू पॉजिटिव में लाई करेगी। 270 से 360 के बीच में फिर से नेगेटिव, और 360 पर 0। तो अगर आपको ये तीनों ग्राफ याद रहते हैं तो साइन कॉस 10 की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव ये आपको इजीली पता चल जाएगा, और इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग ये चीज़ भी देख करके पता पड़ जाएगा। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच के रिलेशंस, यानी बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, उन फॉर्मूलेज को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं वो सारे फॉर्मूलेज लिखूंगा जो आपके फिजिक्स में काम आने वाले हैं। उससे बाहर आपके कोई फार्मूला काम नहीं आएगा, पर ये सारे फार्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे। अगर कोई बच्चा पहले से ही इन बेसिक मैथ से रूबरू है, जिसे आता है, तो आप 2x की स्पीड पर इस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, फंक्शंस हैं, फार्मूलेज हैं, जो आपको 11th और 12th क्लास दोनों में ही हर एक चैप्टर में काम आने वाले हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉस माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तीनों फार्मूलेज आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और काफ़ी बार यूज़ भी किए हैं। अब यहाँ से जितने भी फार्मूलेज हैं, ये सारे के सारे फार्मूलेज 11th और 12th क्लास में डिटेल में काम आने वाले हैं। कभी भी कोई भी फार्मूला काम आ जाता है तो आप कोशिश करें कि फार्मूलेज अभी से आपको याद हो जाएं। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। जो जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हैं वो मैं मार्क कर देता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, और इन सभी को हम बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। यहाँ पर देखो 2 थीटा को हम आधे यानी कि हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। वैसे ही ये भी हाफ एंगल फार्मूला है, ये भी हाफ एंगल फार्मूला है। ये cos 2 थीटा का था, ये sin 2 थीटा का, 2 sin थीटा cos थीटा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये वाला थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट, 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर tan 2 थीटा यानी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 3 टाइम्स एंगल वाले ये फार्मूलेज हैं जो कि केवल जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। नीट वाले बिल्कुल भी याद ना रखें, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। जेई वाले वैसे भी मैथ्स में ये सारे फार्मूले पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं
कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई के 4 फॉर्मूले। तो मैं आपको याद कराने का एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, अगर किसी को अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं और किसी को अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से आप याद करिए। देखो, साइन होता है एक अच्छा बच्चा और कॉस होता है थोड़ा सा नालायक बच्चा। तो साइन क्या करता है, दोनों एक्स और वाई को साथ में लेकर के चलता है, और कॉस क्या करता है, कॉस होता है सेल्फिश, तो वो खुद को पहले रखता है और दूसरों को बाद में रखता है, ठीक है। और ये बात भी नहीं मानता है। देखिए किस तरीके से, साइन एक्स प्लस वाई, साइन तो अच्छा बच्चा है, तो साइन एक्स कॉस वाई साथ में लेकर के चल रहा है कॉस को भी। फिर यहाँ पर प्लस था तो साइन अच्छा बच्चा है, बात मान लेता है, यानी प्लस साइन वाई कॉस एक्स, जो बची हुई टर्म्स थी। वैसे ही साइन एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, उल्टा कर दो साइन वाई कॉस एक्स। वैसे ही कॉस कौन था, कॉस गंदा बच्चा है, तो x प्लस वाई में जब हम इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो कॉस खुद को पहले रखता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस एक्स कॉस वाई। यहाँ पर प्लस था, ये बात भी नहीं मानता है, ये माइनस कर देगा, साइन ए साइन बी, साइन एक्स साइन वाई। वैसे ही x माइनस वाई पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, बात नहीं मानेगा, प्लस साइन एक्स साइन वाई। हो सकता है ये मेथड किसी के लिए इजी हो जाए, बाकी आप अपने तरीके से याद करिए। tan x प्लस वाई, हमेशा यहाँ पर प्लस है तो ऊपर में प्लस रहेगा और नीचे में इसका अपोजिट, तो tan x प्लस वाई मतलब tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। वैसे ही x माइनस वाई में ऊपर माइनस नीचे प्लस चेंज हो जाएगा। इसके बाद इन्हीं 4 फॉर्मूले से बने हुए 2 और सेट, एक सेट में आ जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, और अगले सेट में आ जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूलेज भी आपको याद रखने हैं। क्या लिखा है एक बार मैं प्रोनाउंस करके बता देता हूँ, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, एक साथ है ये थीटा, कॉस मल्टीप्लाई में ही है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये सारी की सारी क्या चीज़ है, 2 है, ओके, कंफ्यूज मत होना, दिस इज 2। 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाते हैं। फिर 2 कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी, चाहे तो आप ये साइन यहाँ पर लगा दो, चाहे इसे यहाँ पर लगा दो, पर यहाँ लगाओगे तो ब्रैकेट लगा करके माइनस लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दो माइनस, ज़्यादा बेटर है। जब आप कभी आपको साइन ए साइन बी जैसा कुछ दिखाई दे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके ऊपर वाली टर्म को आप इस तरीके से लिख सकते हैं और टोटल पे माइनस लगा देना। तो फॉर्मूले में माइनस यहीं पर रहने दो, या फिर आपको यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा करके माइनस लगाना पड़ेगा। कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, 2 कॉस ए साइन बी यानी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ तक क्लियर है, ओके, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम इतना ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहते थे, बट क्योंकि बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है। तो 2 टॉपिक जो पेंडिंग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्लोप, इसे मैं सेकंड वीडियो में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साथ में ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए वीडियो को और पढ़ते रहिए। थैंक यू।